यह मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के पास लिबर्टी आइलैंड है और यहाँ पर है हमारा हीरो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यह 150 फीट लंबा है। यह करीब 10 जिराफों को एक दूसरे पर बैठा देने जितनी ऊंचाई होगी। किसी इंसान की साइज की तुलना में स्टैचू के दाहिने हाथ की टॉर्च तक पहुंचने के लिए आपको अपने 25 फ्रेंड्स के कंधों पर खड़ा होना होगा। कंक्रीट का बेस और पेडिस्टल स्टैचू को और भी ऊंचा बनाता है, जमीन से लेकर सबसे ऊपर तक 305 फीट। स्टैचू के वजन की तुलना एक खाली बोइंग 737 के वजन से की जा सकती है, लेकिन यह स्टैचू की केवल आउटर स्किन है। अंदर मेटल का कंस्ट्रक्शन यानी सीढ़ियां, पाइलॉन और सपोर्ट का वजन 125 टन है। यह किसी छोटे ट्रेन लोकोमोटिव के बराबर है। वैसे नीचे कंक्रीट का बेस 27,000 टन का है। यह 11,000 हेवी एसयूवी के फ्लीट या सबसे बड़ी वाली 180 ब्लू व्हेल के जितना है। वैसे यह स्टैचू 135 साल पहले ऐसा दिखता था। हाँ, इसका कलर बहुत बदल गया है। यह वही रंग है जो आपको बिजली का तार काटने पर दिखाई देता है, क्योंकि यह पूरा स्टैचू कॉपर से बना है। इसे लगाने के करीब 20 साल बाद यह पूरी तरह से हरा हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा और लगातार बारिश ने मेटल को धीरे धीरे ऑक्सीडाइज कर दिया। वैसे यह मेटल काफी पतला है। डिजाइनर मेटल की उन शीट्स को मोटा बना सकते थे, लेकिन तब स्टैचू और भी भारी हो जाता और अपने ही वजन से नीचे गिर जाता। अगर ये थोड़ा सा भी पतला होता तो लगातार हो रहे ऑक्सीडेशन और कोरोजन से इसमें छेद हो जाता। मूर्तिकार ने स्टैचू को तैयार करते वक्त इस बारे में अच्छी तरह सोचा था और इसे बनाने में 10 साल से ज्यादा का समय लगा। लेकिन यह सब क्ले से बने इस मॉडल से शुरू हुआ। यह केवल 4 फीट लंबा था, तो आप शायद इस मिनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी लंबे होंगे, यहाँ तक कि इसके उठे हाथ के साथ भी। इसका अगला मॉडल प्लास्टर से बना था। साइज बढ़ाकर मूर्तिकार स्टैचू के डिटेल्स को और भी बढ़ा सकता था और रिफाइन कर सकता था। उदाहरण के लिए ऐसे डिटेल्स जिसे आप कभी भी लिबर्टी आइलैंड या यहाँ तक कि पेडेस्टल से भी नहीं देख पाएंगे। यह बेड़ियां हैं। ऐसा लगता है जैसे स्टैचू ने उन्हें तोड़कर फेंक दिया है, जो आजादी का सिंबल है। अगला मॉडल 33 फीट लंबा या स्कूल बस की लंबाई का था। यह स्टैचू असल साइज का लगभग 1/4 था। वैसे ये वो मैक्सिमम साइज था जिसे स्टैचू बनाने वाला अपनी वर्कशॉप में फिट कर सकता था। फिर स्टैचू बनाने वाले पूरे साइज के पीस बनाने के लिए आगे बढ़े। सिर और मशाल पकड़े हुए हाथ, दूसरे हाथ में रोमन अंकों के साथ एक पत्थर का टैबलेट था जिस पर 4 जुलाई 1776 का जिक्र है। वो दिन जब यूनाइटेड स्टेट्स ने आजादी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। एक और सिंबॉलिक डिटेल क्राउन है। इस पर बनी 7 किरणें 7 समुद्र और 7 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती हैं। दूसरे शब्दों में पूरी दुनिया के महासागर और पूरी जमीन। फिर इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के फाइनल वर्जन को बनाने का टाइम आया। स्टैचू बनाने वालों को पहले प्लास्टर से बने स्टैचू के सभी पार्ट्स की जरूरत थी। यह रहा इसका सिर। उन्होंने लकड़ी की शीट्स एक दूसरे के बराबर लगाईं और उन्हें मॉडल पर पुश किया। फिर शीट्स के किनारों को शेप दी गई ताकि वे स्टैचू के साइन और कर्व्स को पूरी तरह से कॉपी कर सकें। दूसरे शब्दों में यह एक कास्ट था। फिर लकड़ी के स्ट्रक्चर को फ्लोर पर रखा गया और कॉपर की शीट से कवर कर दिया गया। फिर जो सामने आया वह था हथौड़ों और एक प्रेस से स्टैचू के कर्व्स में ढली कॉपर की शीट। फिर शीट्स को लोहे के स्ट्रेप्स से अंदर से मजबूत किया गया। इस प्रोसेस को 350 बार दोहराया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में कॉपर की इतनी ही अलग अलग शीट्स हैं, लेकिन अगर आप इन्हें एक साथ रखते हैं तो ये बस अपने वजन से नीचे गिर जाती या हवा से उखड़ जाती। फिर यहीं पर गुस्ताव आइफिल सामने आते हैं। जी हाँ, ये वही फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिन्होंने बाद में दुनिया में सबसे फेमस मेटल स्ट्रक्चर आइफिल टावर का निर्माण किया। गुस्ताव आइफिल ने आयरन के पाइलॉन्स को डिजाइन किया जो स्टैचू के स्पाइन के रूप में काम आया। तब फिर इसके चारों ओर और छोटे मेटल के स्ट्रक्चर जोड़े गए। बाद में स्टैचू ऑफ लिबर्टी की सभी 350 कॉपर प्लेट्स को इससे जोड़ा जाएगा। इस वक्त यहाँ आप पहले से ही फ्यूचर के स्टैचू की शेप देख सकते हैं। मेटल स्ट्रक्चर मशाल, सिर और बाएं हाथ में टैबलेट की शेप को कॉपी करते हैं। हालांकि इस मेटल स्ट्रक्चर का वजन 100 टन से ज्यादा है, फिर भी यह काफी फ्लेक्सिबल है। इसलिए आज भी पूरी तरह से असेंबल किया गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी थोड़ा बहुत हिल सकता है। तेज हवा में यह स्टैचू टॉप पर 4 इंच तक स्विंग कर सकता है। काम खत्म करने में
करीब 10 साल लगे। स्टैचू के सिर को न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम में लोगों द्वारा देखने के लिए रखा गया था। साथ ही मशाल के साथ उसका हाथ फ्रांस में। इसका मकसद प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाना था। उस समय भी विजिटर्स को सिर और मशाल के अंदर जाने दिया गया था। अब तैयार स्टैचू को न्यूयॉर्क भेजने का समय आया, इसलिए कॉपर और मेटल वर्क की सभी शीट्स को अलग कर दिया गया, 214 बक्सों में पैक किया गया और फ्रांस से अटलांटिक महासागर के पार भेज दिया गया। तैयार पेडेस्टल पर स्टैचू को पूरी तरह से असेंबल करने में वर्कर्स को 4 महीने और लग गए। स्टैचू पेडेस्टल से जुड़ा है, इसलिए इसे अलग नहीं उठाया जा सकता। इसके अंदर के पूरे मेटल स्ट्रक्चर को पेडेस्टल की कांच की छत से देखा जा सकता है। हालांकि इंटीरियर का काम अभी भी प्रोग्रेस पर था। आप पहले से ही स्टैचू की सुंदरता को देख सकते थे। जमीन पर स्टार के शेप का बेस है। यह आइलैंड पर पूर्व फोर्ट वुड के बचे हुए हिस्से हैं। इसके बाद ग्रेनाइट पेडेस्टल आता है, जिस पर अपना ऑब्जर्वेशन डेक है और स्टैचू तो है ही। अब आइए स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं और सबसे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। हमें एक स्टार शेप बेस के दरवाजों से गुजरना पड़ता है। फिर आपके पास एक ऑप्शन है, लिफ्ट को ऑब्जर्वेशन डेक तक ले जाएं या 192 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाएं। वैसे टूरिस्ट के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं और भीड़ और ट्रैफिक से बचने के लिए नीचे जाने के लिए दूसरी सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां आपको 6 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक ले जा सकती हैं, ठीक ऑब्जर्वेशन डेक तक। स्टैचू के क्राउन तक पहुंचने के लिए हमें 7वीं मंजिल पर जाने की जरूरत होगी, जहां हमें एक डबल हेलिक्स सीढ़ी दिखाई देती है। यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी के स्पाइन आयरन पाइलॉन्स के ठीक अंदर होकर गुजर जाती है। यह सीढ़ी डबल है क्योंकि ऊपर जाने के लिए अलग सेक्शन और नीचे जाने के लिए दूसरा अलग सेक्शन है। अगर आप ऊपर जाते समय थक जाते हैं तो वहाँ कुछ और जगह है जहाँ आप आराम कर सकते हैं। यहाँ एक लिफ्ट भी है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 लोग आ सकते हैं और इसका इस्तेमाल केवल इमरजेंसी में ही किया जाता है। जैसे ही आप चढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कि कॉपर की शीट्स मेटल के फ्रेम से कैसे जुड़ी हैं। साथ ही आप स्टैचू की खास डिटेल्स को भी अलग से देख सकते हैं, जैसे कि पोशाक के फोल्ड्स और यहाँ तक कि बालों की लटें भी। तो 354 कदम पूरे हुए। बधाई हो, आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के क्राउन में ऑब्जर्वेशन डेक पर पहुँच गए हैं। यह बहुत छोटा है और केवल कुछ ही लोग इसमें फिट हो सकते हैं। आप कांच की 25 खिड़कियों से न्यूयॉर्क बे के पार देख सकते हैं। ये हमारे प्लेनेट के जेम्स के सिंबल हैं। वैसे आपके पीछे पावरफुल लालटेन है जो कांच को रोशन करती है। उन्हें रात में चालू करते हैं ताकि गुजरने वाले जहाज स्टैचू के क्राउन की चमक को देख सकें। हालांकि असल में टूरिस्ट्स को टॉर्च में एंट्री करने की इजाजत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके लिए हम इसे 1 मिनट के लिए खोल देते हैं। ऊपर टॉर्च में जाने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा। जी हाँ, स्टैचू के गले तक। स्टैचू के दाहिने हाथ में एक हैच है जो एक पतले रास्ते से होकर जाता है। फिर आपको सीढ़ियां चढ़कर स्टैचू की कलाई तक जाना है। तब फिर एक और सीढ़ी आपको टॉर्च के हैंडल तक ले जाएगी। सिलेंडर नुमा दरवाजा खोलें और अरे वाह, आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन डेक पर हैं। कई सालों से यहाँ सिर्फ वर्कर्स को ही जाने की इजाजत है। टॉर्च जिस मेटल से बनी है उसमें सोना है, लेकिन अगर आप इसे करीब से देखें तो आप पाएंगे कि ये ओरिजिनल टॉर्च नहीं है जो फ्रांस से यहाँ लाई गई थी। स्टैचू लगाने के लगभग 100 साल बाद 1986 में लगातार बारिश और लीक हुए पानी ने टॉर्च को डैमेज कर दिया और इसे बदलना पड़ा। सबसे पहले पुरानी टॉर्च को एंट्री गेट पर पेडेस्टल के अंदर एक म्यूजियम पीस के रूप में दर्शकों के लिए रखा गया, लेकिन हाल ही में आइलैंड पर एक नया म्यूजियम बनाया गया था और टॉर्च को अब वहां ले जाया गया है। एक मिथक है जो कहता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के लोगों की ओर से आजादी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को एक गिफ्ट है, लेकिन स्टैचू के लिए पैसा समुद्र के दोनों तरफ की जगहों से जमा किया गया था और मूर्तिकार मिस्र के कोलोसस के स्टैचू से इसे बनाने के लिए इंस्पायर हुआ था। साथ ही स्टैचू 100वीं वर्षगांठ के वक्त से बहुत देर यानी 5 साल बाद पहुंचा था। बाकी अफवाहें कहती हैं कि थॉमस एडिसन एक बार स्टैचू से बुलवाना चाहते थे। वह उसमें एक बहुत बड़ा फोनोग्राफ लगाना चाहते थे जिसकी आवाज मैनहट्टन में भी सुनी जा सकती। अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तब आइलैंड पर न सहा जा सकने वाला शोर होता और यह बहुत डरावना लगता।